नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टीपू सुल्तान के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर हम आप टीपू सुल्तान के जीवन परिचय के विषय में भी बताएंगे। साथ में लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर भी हम आपको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में टीपू सुल्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पिता हैदर अली की भांति टीपू सुल्तान भी यह विश्वास रखता था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देना चाहिए। इस नीति से अंग्रेज टीपू सुल्तान से बहुत ही द्वेष की भावना रखते थे। कुछ जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने टीपू सुल्तान की बहुत ही इतिहास में इसके विषय में गलत लिखा है। जैसे आपने एक इतिहासकार के विषय में बताते हैं, पैट्रिस महोदय। पैट्रिस महोदय ने टीपू सुल्तान को एक बर्बर और निर्दयी शासक कहा था। यहां पर जो निष्पक्ष इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार, उन्होंने टीपू सुल्तान के विषय में अच्छी चीजें बताई। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष इतिहासकार थे। उन्होंने कोई भी इस तरह की बात नहीं बताई कि टीपू सुल्तान एक बर्बर और निर्दयी शासक था। टीपू सुल्तान एक निष्पक्ष शासक था। इतिहास में इसको निरंकुश शासक भी कहा गया है, क्योंकि कई बार ब्रिटिश सरकार प्रयास करने के बाद भी टीपू सुल्तान से युद्ध नहीं जीत पाई। तो एक निरंकुश शासक होने के बावजूद भी टीपू सुल्तान जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करता रहता था। इसके शासनकाल में जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी, लेकिन जनता में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। भले ही ब्रिटिश इतिहासकार या जो पश्चिमी इतिहासकार हो, भले ही टीपू सुल्तान के विषय में जो भी बातें कहें, लेकिन टीपू सुल्तान एक अच्छा चरित्रवान शासक भी था। उसमें जो तत्कालिक बुराइयां होती हैं वो भी उसमें देखने को नहीं मिलती थी। देखा जाए तो वह एक निर्भीक शासक था। उसका एक कोटेशन था, 2 दिन शेर की भांति जीना अच्छा है बजाय 200 वर्ष भेड़ की तरह जीने के। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसको अगर हम लोग अपने लाइफ में भी इसको लाएं तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि लाइफ लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। लाइफ ऐसी होनी चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरे की भलाई के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर जाए। ये लाइफ ज्यादा बेहतर होती है। ज्यादा दिनों तक जीने से, घुट घुट कर जीने से, रोगग्रस्त होकर जीने से बेहतर यह है कि कुछ दिन सम्मान के साथ, निर्भीक होकर समाज के लिए, देश के लिए जिए। तो इस तरह की सोच थी टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान एक बड़ा योद्धा भी था। वह लगातार किसी भी युद्ध में, चाहे उसकी सेना भले ही कमजोर हो, लेकिन वो पीछे नहीं हटता था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताते हैं टीपू सुल्तान के विषय में। 1782 में इनके पिता हैदर अली की मृत्यु हुई थी। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद दिसंबर
1782 में ये मैसूर का शासक बना था और इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। आप एक क्वेश्चन यहां पे आपको मिल जाता है कि 1782 में जब ये मैसूर का शासक बना तो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उपाधि आप बादशाह, बादशाह की उपाधि टीपू सुल्तान ने धारण किया था। इसके अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि टीपू सुल्तान अपने नाम के सिक्के अपने शासनकाल में चलवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके शासनकाल में है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि। अब मंगलौर की संधि किस समय हुई और इसका कारण क्या था, इस पर हम लोग बात करेंगे। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। मंगलौर की संधि किसके किसके बीच हुई यह भी हम लोगों को जानना है। ये जो संधि थी ये उस समय लॉर्ड मैकॉर्टनी, लॉर्ड मैकॉर्टनी इनके बीच में 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी। मंगलौर की जो संधि थी ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार और टीपू सुल्तान के बीच में थी। इसमें मुख्य बातें क्या थी? इसमें मुख्य बातें एक थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे की जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्र हैं, उसका सम्मान करेंगे और दोनों पक्ष अपने अपने बंदियों को छोड़ देंगे। मींस टीपू सुल्तान के जो बंदी ब्रिटिश सरकार के पास थे उन्हें छोड़ना था और टीपू सुल्तान के पास जो ब्रिटिश सरकार के सिपाही थे, जो बंदी थे, उन्हें उनको छोड़ना था। तो ये आपकी मंगलौर की संधि है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। 1784 में ये टीपू सुल्तान और उनके एक अधिकारी लॉर्ड मैकॉर्टनी के बीच में हुई थी। अब उस समय जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स इससे खुश नहीं थे। बाद में ये चीजें बदल जाती हैं। वारेन हेस्टिंग्स जब ये मंगलौर की संधि हुई थी तो इसके विचार में वो नहीं थे कि इस तरह की संधि हो टीपू सुल्तान से ये संधि नहीं करना चाहते थे लॉर्ड वेलेजली। तो दोनों चीजें आपको मिल गई किसके किसके बीच में हुई थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए। पहला क्वेश्चन ये है कि टीपू सुल्तान का वास्तविक नाम क्या था। हम लोग टीपू सुल्तान के इसके नाम से जानते हैं। हम आपको इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि टीपू सुल्तान की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्पेस क्रांति में आज भारत सहित पूरे विश्व के लिए सहायक सिद्ध हुई है, उसके विषय में हम बात करेंगे। साथ में इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको यह भी बताएंगे कि टीपू सुल्तान की किस टेक्नोलॉजी को लेकर के अंग्रेज नेपोलियन बोनापार्ट को से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। नेपोलियन बोनापार्ट उस समय आप जानते ही है एक बड़ा शासक था जो बहुत सारे युद्ध को जीता था। तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान का वास्तविक नाम क्या था। तो सुल्तान फतेह अली खान, टीपू सुल्तान का जो वास्तविक नाम था सुल्तान फतेह अली खान था। एक और इसका उपनाम था, क्या था? इसको मैसूर का टाइगर कहा जाता था। मैसूर का टाइगर एक और उपनाम से जाना जाता था टीपू सुल्तान को। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के बाद हुई? ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया है। और
ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये सारी चीजें एक साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये युद्ध कब हुआ, 1799 में। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ देता है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है परीक्षाओं में। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को ये जानना है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया था। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी आपकी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां पे थी, श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान का मकबरा कहां पे बनाया गया। तो टीपू सुल्तान का मकबरा भी श्रीरंगपट्टनम में ही है। श्रीरंगपट्टनम में ये मकबरा बनाया गया टीपू सुल्तान का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने आपको अभी बताया कि इसको लास्ट में हम आपको बताएंगे, टीपू सुल्तान की कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसको ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सिपाही नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में प्रयोग किए थे। तो टीपू सुल्तान को आप जानते ही हैं कि इसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान की जो रॉकेट प्रणाली थी, देखिए रॉकेट जो सिस्टम था, रॉकेट प्रणाली या रॉकेट टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, जो रॉकेट की टेक्नोलॉजी थी वो हैदर अली के समय में भी थी, लेकिन इसके समय में थोड़ा सा वो मॉडिफाई किया गया था। मॉडिफाई क्या किया गया था, देखिए उस समय हैदर अली के समय में एक संकेत के रूप में रॉकेट प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, वो एक तरह से सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन वार सिस्टम में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, टीपू सुल्तान ने, इसीलिए इसको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, भारत का पहला मिसाइल मैन। तो युद्ध प्रणाली में रॉकेट सिस्टम को प्रयोग किसने किया, टीपू सुल्तान ने। अब इसने क्या किया, जो सिग्नल सिस्टम होता था रॉकेट प्रणाली में युद्ध के समय में, उसको इसने चेंज किया स्टील के रॉड लगा करके, और उसमें बहुत सारे बारूद भरता था, बारूद भर करके और अपोजिट सेना पर उसको प्रयोग कराता था। तो ये जो रॉकेट युद्ध में रॉकेट प्रणाली जो आप देखते हैं, अभी आपका इजराइल फिलिस्तीन हमास का युद्ध हो रहा है, इसमें क्या है, हमास सुरंग से बैठ करके, सुरंग से निकलते हैं और इजराइल की सीमा में रॉकेट दाग देते हैं, एक साथ 5-5 हजार रॉकेट दागते हैं। उनकी जो डिफेंस सिस्टम है वो भी कोलैप्स कर गई है। क्यों, क्योंकि 5000 एक साथ रॉकेट को डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता है ना। डिफेंस सिस्टम, कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, किसी भी रॉकेट या मिसाइल को तभी मारेगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उतने को ट्रैक करेगा, फिर उसके बाद अपने मिसाइल से उसको मारेगा। तो जो युद्ध में रॉकेट प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग, देखिए एक नया क्वेश्चन हम आपको, मिसाइल मैन तो आप सुनते ही होंगे, किताबों में भी लिखा होगा, लेकिन युद्ध में सबसे पहले रॉकेट प्रणाली का प्रयोग किसने किया, टीपू सुल्तान। और युद्ध में रॉकेट प्रणाली की इसी टेक्नोलॉजी को अंग्रेज कहां लेके चुरा ले गए, अंग्रेज चुरा करके नेपोलियन बोनापार्ट, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट कोई युद्ध नहीं हारा था, आप जानते ही हैं विश्व का सबसे अच्छा सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट। इसकी युद्ध की टेक्नोलॉजी जो थी, जो स्ट्रेटजी थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण ये कोई युद्ध ही नहीं हारता था। तो इसी टेक्नोलॉजी के बल पर
जो ब्रिटिश सिपाही थे या ब्रिटिश जो सेना थी नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने में सफल हुई। तो ये रॉकेट प्रणाली जो टीपू सुल्तान ने यूज किया था। अब देखिए रॉकेट प्रणाली का देखा जाए तो आज के समय में स्पेस क्रांति में भी महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखते हैं कि भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको अमेरिका भी जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? क्योंकि भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो कम पैसे में सारे मिशन को आपको सफल कर रही है। मून मिशन आपने सुना होगा, जिसमें हम लोग साउथ दक्षिणी जो भाग है चंद्रमा का उस पर पहुंचने में सफल हुए। इसके साथ साथ मंगल मिशन को विश्व के बहुत कम ही देश वहां पर उसको सफल कर पाए हैं। मंगल मिशन को हम लोगों ने पहली बार में ही पहली सफलता तो उसको प्राप्त किया था, एक बार केवल प्रयास करने पे। बहुत सारे देश हैं हम लोगों से 50 गुना 60 गुना पैसा अधिक खर्च किए लेकिन सफल नहीं हो पाए, लेकिन भारत पहली बार सफल हो गया। तो भारत की जो रॉकेट प्रणाली है वो कहां से आई? आपको टीपू सुल्तान से। रॉकेट प्रणाली मिसाइल में भी आपकी यूज की जाती है। यही टेक्नोलॉजी क्या है? रॉकेट प्रणाली ही आपकी मिसाइल की ही टेक्नोलॉजी है। आज आप देखें भारत और चाइना, आप देखें दोनों पड़ोसी देश है। चाइना के पास पावर ज्यादा है, इकोनॉमी भी हम लोगों से बेहतर है, लेकिन उसके पास इतने सारे पैसे, डिफेंस सिस्टम और बहुत सारे ज्यादा हथियार होने के बावजूद भी चाइना भारत से क्यों डरता है? भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से। आज देखें भारत के पास अग्नि, आप देखें अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपकी अग्नि 6 जो है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल के रूप में ये आपकी बनने जा रही है। हालांकि भारत इसको अभी छुपाया हुआ है कि हम नहीं बनाए हैं। भारत की जो नीति है कि भारत जो उसके दुश्मन है उसी के साथ युद्ध करना चाहता है, विश्व के किसी भी देश से उसकी इस तरह की नीति नहीं है। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, मींस एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार कर सकती है, 10,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इसको हम लोगों ने परीक्षण कर लिया है, सुनने में आता है, और इसको हम लोग जब चाहे तब इसको यूज कर सकते। तो जो इसकी रॉकेट प्रणाली थी वही आज सीधे भारत के डिफेंस में भी काम आ रही। आकाश मिसाइल हम लोगों ने इसी रॉकेट प्रणाली सिस्टम पे बनाया जो डिफेंस के रूप में काम करता है। पृथ्वी मिसाइल बनाया जो कम दूरी के मार के लिए काम करती है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको रॉकेट सिस्टम से मिलती है। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान एक निर्भीक शासक था। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, संग्राम सेनानी के रूप में जाना जाएगा। भारतीय इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके विषय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको बताया। जय हिंद दोस्तों।